नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। गाजा में इजराइल भयानक युद्ध अपराध कर रहा है और ये प्रयास कर रहा है प्रोपेगेंडा फैलाने का कि हमास मानव ढाल का उपयोग कर रहा है। हालांकि फिलोसोफर डॉक्टर अनास्तासिया मारिया लुपिस ने अभी ट्वीट किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमास मानव ढाल का उपयोग करता है। इजराइल का अपने युद्ध अपराधों को सही ठहराने के लिए और झूठ बोलने और प्रचार करने का इतिहास रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ तक कि इजराइल के बाहर रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इजराइल पर हमास के हमले की असली कहानी क्या है? क्या हमास नेतन्याहू का पाला पोसा बच्चा है? इस पर प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जो कोलकाता विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक बड़ी लंबी टिप्पणी लिखी। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं कि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया। यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को फिलिस्तीन पर हमला हुआ था, जिसकी कहानी हम किसी और दिन बताएंगे, लेकिन ये तारीख उस इतिहास को दोहराने के लिए चुनी गई। हमास ने इजराइल पर हमला करने का जो फैसला लिया वह हमास का फैसला नहीं लगता, बल्कि वह सुनियोजित हमला है। इस योजना में इजराइल, अमेरिका आदि बड़ी ताकतें शामिल है। हमास उनका बनाया मोहरा है, वह एक उग्रवादी संगठन है। 7 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म शुरू किया और उसी दिन इजरायली पीएम नेतन्याहू सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देते हैं। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी आगे लिखते हैं कि यह हकीकत है, इजराइल ने युद्ध की तैयारियां जनवरी 2023 से आरंभ कर दी थी। उनके इशारे पर दूसरी ओर हमास ने तैयारियां शुरू की। मेरा अनुमान है हमास इजराइल युद्ध का ब्लूप्रिंट एक ही व्यक्ति गिरोह संगठन ने बहुत ऊंचे स्तर पर तैयार किया था। इस ब्लूप्रिंट की शिकार इजराइल और फिलिस्तीन की जनता हुई। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, जनता पर उसने अकल्पनीय जुल्म किए हैं। वहीं दूसरी ओर हमास उग्रवादी संगठन है और फिलिस्तीन मुक्ति संघर्ष विरोधी संगठन है, जिसे हमास के सरप्राइज हमले के रूप में पेश किया जा रहा है। वह असल में हर स्तर पर सुनियोजित सांठगांठ के तहत किया गया हमला है। इस सांठगांठ में इजराइल पूरी तरह शामिल है। यह हमला फिलिस्तीनियों के नरसंहार और गाजा पट्टी को खाली कराने के इरादे से कराया गया हमला है। यह कहना कि इजरायली एजेंसियां नहीं जानती ये हमला अचानक हुआ, यह सब बोगस बातें हैं। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी आगे लिखते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किया गया हमास का हमला सुनियोजित था। उसकी शिकार फिलिस्तीन इजराइल की जनता हुई है। उल्लेखनीय है, मोसाद कभी भी गुप्तचरी में फेल नहीं हुआ। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जासूसी संगठन है, लेकिन इस बार वह फेल क्यों हुआ, वह किसके आदेश पर फेल हुआ, इन सवालों के उत्तर खोजे जाने चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला इजरायली फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ अब तक का सबसे संगठित हमला है। इसकी योजना हमास और इजराइल ने मिलकर बनाई। वो आगे लिखते हैं कि मीडिया ने कहा हमास का हमला इजरायली सिस्टम की सफलता है। यह बात सच नहीं है। हकीकत यह है कि इजरायली सिस्टम सफल रहा। उसने हमास के साथ मिलकर फिलिस्तीनी जनता पर हमला किया है। हमास के हमले को इजराइल समर्थित हमला कहना अधिक समाजीन होगा, क्योंकि पूरा गाजा पट्टी का इलाका हमास के नियंत्रण में है और बाहर पूरी नाकेबंदी इजराइल की है। ऐसी स्थिति में 2 से लेकर 5000 तक रॉकेट कैसे इजराइल तक दागने में वह सफल रहा? उसके पास अमेरिकी हथियार कैसे आए? प्रसिद्ध पत्रकार स्कॉट रिटर ने लिखा है, हमास ने यह हथियार यूक्रेन के जरिए प्राप्त किए। एक अन्य चीज कही जा रही है कि हमास ने झूठा झंडा लगाकर हमला किया। यह बात भी गलत है। हमास के झंडे को मोसाद या इजरायली सेना पहचानती है। हमास का झंडा इजरायली सेना नहीं पहचान पाई, यह बात गले नहीं उतरती। असल में इस हमले की आड़ में फिलिस्तीनी जनता को एक बार फिर से बड़ी राजनीतिक ताकतों के हाथों बेच दिया गया है। वो लिखते हैं कि यह तथ्य उल्लेखनीय है कि गाजा पट्टी इलाके में जमीन में सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर किसी और ने नहीं, इजराइल ने लगाए हैं। इन सेंसरों के जरिए यह पता चल जाता है कि गाजा में जमीन पर क्या हो रहा है, किस तरह की हरकतें चल रही हैं। समूचे गाजा के चारों ओर कांटे लगे हैं। इन पर अत्याधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी से लैस सैनिक बैठे रहते हैं। चारों ओर कैमरे लगे हैं। इन सबको लांघकर हमास ने इतना बड़ा हमला कैसे किया? क्या इजरायली सहयोग के बिना यह संभव है? संदेह के घेरे में है इजरायली पुलिस और सेना। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं कि इसी तरह हमास के हमले के समय इजरायली सेना की निष्क्रियता संदेह पैदा करती है। गाजा पट्टी के सीमावर्ती इजरायली क्षेत्र में इजरायली जनता चीख चीख कर इजरायली पुलिस सेना आदि से मदद की गुहार लगा रही थी और 6 घंटे तक जनता की मदद के लिए इजरायली पुलिस और सेना में से कोई नहीं पहुंचा। सवाल उठता है, 6 घंटे तक इजरायली पुलिस और सेना कहां नदारद रही? यह सामान्य अनुपस्थिति नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना 6 घंटे क्यों गायब रही? किसके आदेश पर गायब रही? सीमा का 6 घंटे तक अतिक्रमण करने में हमास क्यों सफल रहा?
हमास जब सीमा अतिक्रमण कर रहा था तब इजरायली सेना ने उनको रोका क्यों नहीं, उन पर हमले क्यों नहीं किए। उल्लेखनीय है कि यासिर अराफात के फतह मूवमेंट के खिलाफ सन 1987 में हरकत उल मुक़ावमा अल इस्लामिया नामक संगठन यानी इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट यानी हमास नामक संगठन बनाया गया। इसकी आड़ में इस्लामिक बनाम फिलिस्तीन की जंग शुरू की गई और हमास और फतह आंदोलन को कमजोर किया गया। हमास ने यासिर अराफात और फतह मूवमेंट का शुरू से ही विरोध किया। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं कि हमास ने आरंभ से ही फिलिस्तीन लिबरेशन मूवमेंट का विरोध किया और उस काम के लिए उसे बाहरी शक्तियों से बड़े पैमाने पर फंड मुहैया कराए गए, अस्त्र शस्त्र मुहैया कराए गए, उनकी सेना के गठन में इजराइल CIA आदि ने मदद की। यासिर अराफात फतह मूवमेंट को खत्म करने के लिए हमास को विकसित किया गया। गाजा में हमास को खत्म करने के बजाय उसे फलने फूलने में इजराइल ने मदद की, जिससे वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी फिलिस्तीनियों पर निरंतर हमले कर सके, उनका विरोध कर सके। वो एक प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि anyone who wants to thwart the establishment of a Palestinian state has no support bolstering Hamas and transferring money to Hamas. He, Netanyahu, told a meeting of a Likud party's cabinet member in March 2019, "This is a part of our strategy to isolate the Palestinians in Gaza from the Palestinians in the West Bank." Haaretz 9 अक्टूबर 2023 एम्फेसिस एडेड। हमास इजराइल एक क्यों है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी लिखते हैं कि हमास इजराइल का साझा लक्ष्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी फिलिस्तीनियों का विरोध करना, उनको नेस्तनाबूद करना। इस बड़े षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने अपनी फेसबुक वॉल पर ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल पर घोर युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल की पुष्टि की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुरुवार को कहा कि उसने उन रिपोर्टों की पुष्टि की है कि इजरायली सैन्य बलों ने इस सप्ताह लेबनान और गाजा में लक्ष्यों पर तोपखानों के हमलों के दौरान सफेद फास्फोरस हथियार छोड़े, जिसमें घिरे फिलिस्तीनी पट्टी के बड़े आबादी वाले नागरिक क्षेत्र भी शामिल थे। यह सब एक स्पष्ट युद्ध अपराध है। HRW ने कहा कि उसने गवाहों का साक्षात्कार लिया है और मंगलवार और बुधवार को लेबनान और गाजा में शूट किए गए वीडियो फुटेज को सत्यापित किया है, जिसमें गाजा सिटी बंदरगाह और इजराइल लेबनान सीमा के साथ 2 ग्रामीण स्थानों पर तोपखानों से दावे गए सफेद फास्फोरस के कई विस्फोट दिखाई दे रहे हैं। HRW की घोषणा तब हुई जब इजरायली सेना ने गाजा पर हवा, जमीन और समुद्र से बमबारी जारी रखी, जिसमें हमास द्वारा इजराइल में अचानक घुसपैठ और 1300 से अधिक इजरायली लोगों की हत्या के प्रतिशोध में कम से कम 500 बच्चों सहित 1500 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इनमें सैनिक और नागरिक शामिल हैं। जैसा कि HRW ने गुरुवार को बताया, संपर्क में आने पर सफेद फास्फोरस लोगों को थर्मल और रासायनिक रूप से हड्डी तक जला सकता है, क्योंकि ये वसा में और इसलिए मानव मांस में अत्यधिक घुलनशील है। सफेद फास्फोरस के टुकड़े उपचार के बाद भी घावों को बढ़ा सकते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और कई अंग विफलता का कारण बन सकते हैं। जब ड्रेसिंग हटा दी जाती है और घाव फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं तो पहले से तैयार घाव फिर से उभर सकते हैं। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत मामूली जलन भी अक्सर घातक होती है। जीवित बचे लोगों के लिए व्यापक घाव मांसपेशियों के ऊतकों को कसता है और शारीरिक विकलांगता पैदा करता है। WP यानी व्हाइट फास्फोरस 1500 फ़ारेनहाइट जितना गर्म जलता है, पानी इसे नहीं बुझाता है। HRW मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निदेशक लामा फ़की ने एक बयान में कहा, जब भी भीड़भाड़ वाले नागरिक इलाकों में सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है तो इससे गंभीर जलन और आजीवन पीड़ा का खतरा होता है। सफेद फास्फोरस अवैध रूप से अंधाधुंध है। जब आबादी वाले क्षेत्रों में हवाई विस्फोट होता है जहाँ यह घरों को जला सकता है और नागरिकों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। फकीर ने कहा, नागरिक क्षति से बचने के लिए इजराइल को आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस का उपयोग बंद करना चाहिए। संघर्ष में शामिल पक्षों को नागरिकों को और अधिक पीड़ा से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। HRW ने पहले गाजा पर 2008-9 के ऑपरेशन कासनीज आक्रमण के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में WP हथियारों का उपयोग करने के लिए इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र स्कूल भी शामिल था। HRW सहित मानवाधिकार का समूहों द्वारा इजराइल के उच्च न्यायालय में दायर 2013 की याचिका के जवाब में इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि वह आबादी वाले क्षेत्रों में व्हाइट फास्फोरस का उपयोग नहीं करेगा, बहुत संकीर्ण अपवादों के साथ जिसका वह खुलासा नहीं करेगा। अन्य देशों की सेनाएं भी व्हाइट फास्फोरस का उपयोग करती हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 2004 में
फालूजा की लड़ाई के दौरान अन्य जगहों पर तथाकथित आतंक पर युद्ध के दौरान आग लगने वाले गोले दागे थे। 2016 में यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ कथित तौर पर अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई व्हाइट फास्फोरस हथियारों की गोलीबारी के लिए सऊदी अरब की निंदा की गई थी। व्हाइट फास्फोरस और अन्य आग लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल सीरियाई युद्धगृह के दौरान इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकवादियों से लड़ने वाली सीरियाई सरकार और रूसी सेनाओं द्वारा भी किया गया है। तुर्की पर सीरिया में कुर्द नागरिकों पर व्हाइट फास्फोरस ग्राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन में लगातार बर्बर युद्ध अपराध कर रहा है और मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।